let me just go ahead. Now the third theories which we have about the motivation is Victor Vroom's theory, expectancy theory of motivations. यहाँ पे क्या हुआ? The Vroom's expectancy theory was published in 1964 and he suggests that people are not necessarily motivated by the internal needs but more by the expectations that certain actions will achieve an outcome sees that they see as desirables. Means क्या हुआ कि भाई विक्टर व्रूम्स जो था उन्होंने क्या किया, एक नई थियरी रिकॉग्नाइज किया कि भाई क्या प्रीवियस जो थियरी थी, मास्लोस थियरी थी, उसके अंदर क्या बोला गया था कि भाई जो ह्यूमंस है तो वो अपने हमेशा अपनी नीड के लिए जाता है, नीड फुलफिलमेंट के लिए जाता है, और उसकी जो अनफुलफिल्ड नीड है उसके लिए वो बंदा हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाता रहता है. बट यहाँ पे व्रूम्स ने क्या बोला कि भाई क्या हो सकता है कि भाई जो बंदे का एक्सपेक्टेशंस है, जो बंदा जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है और जिस हिसाब से आउटकम आता है, वो चीज क्या है, उसकी परफॉर्मेंस मोटिवेशंस को अफेक्ट करती है. कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड आउटकम. कि भाई एज ए वन ह्यूमन बीइंग मैं हमेशा क्या सोचता हूं कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो ये क्या है, एक्सपेक्टेंसी है. और as per my expectancy, agar things are going on, then I will be satisfied, I will be motivated, and I am going to put more and more efforts. कि भाई मैं और ज्यादा efforts लगाने वाला हूं अगर मैं जो सोचता हूं, जो मेरी expectancy है उसी हिसाब से outcomes आता है. तो यहाँ पे उसने कहाँ पे emphasize किया, expectancy के ऊपर कि भाई being a one individual, he or she have a certain expectancy, and that is going to ओपन द डोर्स फॉर द मोटिवेशंस फॉर अस. कि भाई मैनेजर्स के रूप में हम उसको मोटिवेट करेंगे, बट कैसे, कि भाई वो जो एक्सपेक्ट करता है उस हिसाब से उसके आउटकम लाने में उसको हेल्प करके. So he argues that the employees perform well when they can see a connection between the efforts which they are putting, the performance which they are carried out at the workplace, and the reward which they got as a outcome. कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो क्या है, अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा. कब, कि जब उसको लगता है कि भाई वो बंदा देखेगा कि भाई मैंने जो एफर्ट्स लगाया, मैंने जो वर्क प्लेस पे परफॉर्म किया, तो उस हिसाब से मेरे को आउटपुट मिला, उस हिसाब से मेरे को पैसा मिला. तो वो अपना परफॉर्मेंस और आउटकम, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप जब देखेगा तब क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखती है उसको, एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक होता है, तब वो बंदा सेटिस्फाइड होता है, मोटिवेटेड होता है. So in this theory, the extra efforts will lead to the better performance, and improved the job performance will lead to the outcomes. कि भाई वो और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा और ज्यादा प्रयत्न करेगा, उससे उसका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा और बेहतर होगा, वो और ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा, एंड एज आउटकम्स उसको उसका बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा. और इवन आउटकम मे बी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, कि भाई उसको सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, उसका जॉब डेजिग्नेशंस के साथ और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है. तो ये सारे आउटकम्स है कि जो वो बंदे को मिलेगा. सो एज पर दिस थियरीज कि भाई 3 मेन कंपोनेंट्स है कि जिसको हमें जानना है, समझना है, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द वन इंडिविजुअल इज गोइंग टू मोटिवेटेड. कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, वो जानने के लिए हमें ये 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना है, ये 3 फैक्टर्स के बारे में समझना है. तो कौन से 3 फैक्टर्स है? द फर्स्ट वन इज बैलेंस, सेकंड इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी, एंड थर्ड इज द एक्सपेक्टेंसी. तो पहले तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई कैसे बंदा मोटिवेट होता है, क्या होता है क्या नहीं, वो बाद में समझते हैं. चलिए, सो फर्स्ट वन इज अबाउट द बैलेंस. तो बैलेंस क्या दिखाता है? द बैलेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम. कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो अंदर से कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है. कि भाई हम बोलते हैं कि भाई बाय हार्ट, बाय माइंड वो बंदा कितना स्ट्रांग है, कि भाई वो अपने काम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर कितना जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा. सो इट इज रेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. कि भाई बंदे के अंदर जो बैलेंस है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसकी प्रेफरेंस है, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. अगर नेगेटिव बैलेंस है उसका मतलब क्या,
A negative valence where the individual strongly prefer not to attain the particular outcome, कि भाई वो बंदा वो आउटकम नहीं चाहता है और वो क्या है अपने आप को वो चीज से दूर रखेगा. सो वो इंटरनली स्ट्रांग होगा कि यस ये चीज मेरे को नहीं करना है. दैट्स इट. सेम वे पॉजिटिव वैलेंस भी है वेयर द इंडिविजुअल्स आर स्ट्रांगली प्रीफर टू अटेन द पर्टिकुलर आउटकम, कि भाई पॉजिटिवली वो बंदा चाहता है कि नहीं मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए ही चाहिए. और क्या है नेगेटिव में क्या होगा डिमोशंस, कि भाई मेरे को डिमोशंस नहीं चाहिए. तो ये मेरा नेगेटिव वैलेंस है. पॉजिटिव वैलेंस क्या है कि भाई मेरे को अच्छा आउटपुट चाहिए, पॉजिटिव आउटपुट चाहिए. सो द पॉजिटिव वैलेंस रिफर्स द इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू स्ट्रांगली प्रीफर द पर्टिकुलर आउटकम, कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर आउटकम चाहिए एंड आई एम स्ट्रांगली पुटिंग द माय एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट. एंड जीरो वैलेंस वेयर द इंडिविजुअल्स इज इंडिफरेंसेस ऑफ द आउटकम्स, कि जहां पे उसको क्या है पॉजिटिव नेगेटिव उसको क्या है चिंता नहीं है, उसको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. सो फर्स्ट फैक्टर्स इज द वैलेंस, कि जो बंदे की स्ट्रेंथ दिखाता है कि वो बंदा बाय हार्ट बाय माइंड कितना स्ट्रांग है अपनी एफर्ट्स लगाने के लिए. सेकंड विल बी द इंस्ट्रूमेंटलिटी. इट इज द एक्सटेंट टू विच वन आउटकम्स विल लीड टू द अनदर. कि भाई इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या होगा, इवन टूल्स होगा और इवन एक आउटपुट की जो इम्पैक्ट है वो दूसरे टाइम पे उसकी एफर्ट्स के अंदर क्या होगा क्या नहीं, वो चीज उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी में दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंट जॉब विल लीड टू द प्रमोशंस, कि भाई उसने यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म किया तो उसको प्रमोशन मिला. तो नाउ ही और सी कैन रिकॉग्नाइज, ही और सी विल आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंटलिटी, कि भाई व्हाट आई डन, मैंने क्या किया था, कौन कौन सी चीजें किया था कि जिसके बेसिस पे मेरे को प्रमोशन मिला. सो इंस्ट्रूमेंटलिटी विल शोज द वे, कि भाई उन्होंने क्या किया कैसे किया सो दैट कि उनको ये आउटपुट मिला. तो वही रास्ता वही चीजें वो फिर से दोहराना चाहेगा सो दैट ही कैन गेट द सेम आउटपुट इन द फ्यूचर. सो दैट रिफर्स द इंस्ट्रूमेंटलिटी. And one of the important factors out of three is the expectancy, based on which this whole theory are established. तो यहाँ पे क्या है expectancies के अंदर, the expectancy is the extent of the probability that the particular efforts or actions will lead to a particular outcome. कि भाई expectancy है उसको हम probability terms में देख सकते हैं from क्या है 0 to 1, कि भाई वो बंदा क्या expect करता है कि भाई मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि भाई मेरे को प्रमोशन मिलेगा. तो वो क्या दिखाता है उसकी एक्सपेक्टेंसी दिखाती है कि भाई आई एम फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट कि यस देयर इज अ 80% गारंटी दैट कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा वर्क प्लेस पे तो मेरा प्रमोशन होगा ही होगा. तो ये क्या दिखाती है मेरी एक्सपेक्टेंसी कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका अच्छा आउटपुट मिलेगा. सो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं अगर अच्छी एफर्ट्स लगाता हूं और ज्यादा प्रयत्न करता हूं और अच्छा परफॉर्मेंस करता हूं तो डेफिनेटली मेरे को उसका रिवॉर्ड मिलेगा. और मैं क्या हूं पॉजिटिव हूं, वहां पे मेरी एक्सपेक्टेंसी कैसी है पॉजिटिव है. इवन क्या हो सकती है 0 to 1 में कि भाई 0.5 से कम है मतलब लेस देन 0.5 है, मतलब उस टाइम पे क्या है आप 100% एश्योर नहीं होंगे. मतलब क्या है क्या नहीं वो एग्जांपल्स में हम देखते हैं. बट ये क्या हो गए, दिस आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स व्हिच ही एक्सप्लेन, कि भाई ये तीन कंपोनेंट्स हमें समझने होंगे फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेटिंग समवन, कि भाई वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड एक्सपेक्टेंसीज. और क्रक्स क्या है ये थ्योरी का कि कोई भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो हमेशा क्या है उसके माइंड में एक्सपेक्टेंसी होती है कि भाई मैं जो एफर्ट्स मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमेशा वो बंदा कंपेयर करता है और उसके बेसिस पे आगे की एक्टिविटीज परफॉर्मेंस डिसाइड होता है. चलिए एग्जांपल लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू अस. फॉर एग्जांपल नाउ बीइंग वन इंडिविजुअल, अब स्टूडेंट्स का ही ले लेते हैं चलिए, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू कि भाई क्या होगा कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर एट FY, कि भाई आपने FY में एडमिशन लिया एंड एट द FY व्हाट इज योर एक्सपेक्टेंसी कि FY के अंदर आपका मोटिवेशनल फोर्स देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन बैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी, कि भाई आप FY के अंदर आए और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या होगी और बैलेंस कैसा होगा पॉजिटिव होगा.
कि भाई आप FY के अंदर एज्यूम करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं एग्जाम के टाइम पे अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, पूरे सेमेस्टर अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, एग्जाम के अंदर मैं अच्छी तरीके से लिखूंगा, तो डेफिनेटली क्या है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट यस देयर आर 80% गारंटी दैट मेरे 65% आएंगे, 75% आएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, आपका मोटिवेशनल फोर्स दिखा रहा है कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल यू हैव द एक्सपेक्टेंसी, यू हैव द मोटिवेशनल फोर्स विद इन यू, कि भाई इनिशियल FY के अंदर जब आपने एडमिशन लिया तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं जो अगर एफर्ट्स लगाऊंगा, अच्छी तरह से रीड करूंगा, अच्छी तरह से एग्जाम में लिखूंगा, तो क्या है, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेक्टेंसी हो गया। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ होगी कि भाई आप इंटरनली स्ट्रांग होगे, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, हार्ट स्ट्रांग होगा, तो आप डेफिनेटली क्या है, हर रोज वो चीज करते रहेंगे। फिर क्या हुआ, द फर्स्ट आउटकम विच टेक प्लेस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, कि भाई आपने पूरा सेमेस्टर अच्छी तरीके से परफॉर्म की, अच्छी तरीके से रीड किया, एग्जाम में भी अच्छी तरीके से लिखा, बट क्या हुआ, द फर्स्ट आउटकम इज नॉट एज पर द योर एक्सपेक्टेंसी, कि भाई आप जो सोचते थे उस हिसाब से आउटकम नहीं आया। तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन द रिमेनिंग आउटकम्स, कि भाई क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि भाई आपने FY में बहुत ही अच्छा लिखा था एग्जाम में, बट फिर भी आपके मार्क्स परसेंटेज कम आए, तो फिर क्या होगा, आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो अभी क्या हो जाएगी, जो पहले 80% पॉजिटिव थी, आप 70% बोलते थे कि यस 70% गारंटी है कि मेरे को इतने परसेंटेज मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपका बैलेंस पॉजिटिव था कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड मार्क्स। तो वो जो चीज होगी वो अभी धीरे धीरे घट जाएगी। क्यों, कि भाई आपने देखा कि भाई आपकी एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक आउटपुट नहीं आया, आप जो सोचते थे उसके मुताबिक नहीं हुआ, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी अभी चेंज होगी, आपका इंटरनल जो बैलेंस था वो अभी वीक होगा। क्यों, कि भाई मैंने यार पूरे सेमेस्टर पूरे साल अच्छा पढ़ा, अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखा, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो यहाँ पे कोई अच्छी तरीके से असेसमेंट नहीं होता है, यहाँ पे मेरे टैलेंट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो ये चीज आपके माइंड में आएगी और उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। आप क्या देखोगे कि यार मैंने इतना सारा लिखा, मैंने इतना पढ़ा, बट फिर भी मेरे को आउटपुट नहीं मिला, तो व्हाट आर गोइंग टू बी हैपन, कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आप अपनी एफर्ट्स लगाना कम कर दोगे, कि भाई आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैं कितना भी पढूं, कितना भी अच्छा लिखूं एग्जाम में, बट फिर भी मार्क्स नहीं आने वाले हैं, तो आप जो इंटरनली स्ट्रांग थे वो वीक हो जाओगे। आप पहले जो एफर्ट्स लगाते थे वो आप कम कर दो, कि भाई पहले फॉर एग्जांपल एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ते थे, बट अभी आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे, 2 घंटे की जगह फॉर एग्जांपल 1 आवर्स पढ़ते हो, तो उस हिसाब से क्या है, अपनी एफर्ट्स आपने कम कर दिया। तो क्या हुआ, उसका सेकंड इंपैक्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, सेकंड आउटपुट कि भाई SY के अंदर और कम मार्क्स आएंगे, तो इवन यू विल बी मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट इज इवन नॉट पॉसिबल, कि भाई इवन आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे, तो इवन वन आउटपुट जो नेगेटिव है वो आपकी एक्सपेक्टेंसी को और ज्यादा नेगेटिव बनाता है, और आप और ज्यादा क्या है, कम प्रयत्न करते हो, टोटली रिवर्स, कि भाई क्या हुआ, FY के अंदर आपकी एक्सपेक्टेंसी थी, आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिखा, और फर्स्ट आउटपुट क्या आया, पॉजिटिव आया, आपने जो सोचा था एक्सपेक्टेंसी जो थी उसी हिसाब से आया, देन यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल रिकॉग्नाइज कि यस, कि अगर मैं ये चीजें करूंगा, कि भाई मैंने हर रोज 2 घंटे पढ़ाई किया, पास्ट के पेपर्स मैंने रीड आउट किए थे, मैंने ये सारी चीजें किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, एग्जाम के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो नाउ यू विल फाइंड द रिलेशनशिप, यू विल एक्सपेक्ट कि यस एफर्ट्स और आउटकम दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वहां पे क्या होगा, आप सेकंड ईयर के लिए और अच्छी एफर्ट्स लगाओगे, वही एफर्ट्स आप कंटिन्यू करोगे, एंड सेकंड आउटपुट में आपको वंस अगेन आपको बेनिफिट दिखेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, तो थर्ड ईयर में आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये क्या हुआ, आप जो सोचते थे
कि भाई मैं कितने एफर्ट्स लगाता हूं और क्या आउटपुट आता है, कि दोनों सेम है या नहीं है। वो चीज आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और लेवल ऑफ मोटिवेशन डिटरमाइन करती है। सेम वे एट द वर्क प्लेस, for example at the workplace, being a one individual employee, what he or she expect, हमेशा वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे को प्रमोशन मिलेगा। सो ही और सी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भाई उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, वो हमेशा क्या सोचता है, उसकी सोच क्या होती है कि अगर मैं हर रोज ज्यादा काम करूंगा, अच्छी सेल्स करूंगा, कंसर्न सेल्स टारगेट्स को रेगुलरली अटेन करूंगा, तो डेफिनेटली मेरा प्रमोशन होगा। तो उसकी एक्सपेक्टेंसी होती है, वो पॉजिटिवली देखता है कि भाई एफर्ट्स और आउटकम दोनों पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं। पर एज्यूम करो कि भाई क्या होगा कि भाई प्रमोशन के टाइम पे भाई भतीजावाद हो गया और उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। और वो क्या सोचेगा कि यार मैं कितनी भी एफर्ट्स लगा दूं, कितने भी सेल्स टारगेट अटेन कर दूं, बट यहाँ पे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो फिर सेकंड आउटपुट में क्या करेगा, वो अपनी एफर्ट्स कम कर देगा, अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज वो नेगेटिवली सोचना स्टार्ट कर दी, उसकी एक्सपेक्टेंसी थी उस हिसाब से काम नहीं हुआ। तो वंस अगेन कि भाई फर्स्ट आउटकम जो होगा वो क्रिएट करेगा कि भाई बाकी के आउटकम क्या होंगे क्या नहीं। और अगर उसको प्रमोशन मिल गया, सपोज कि फॉर एग्जांपल कि जो सोचता था उसी हिसाब से सारी चीजें हुई, तो वो सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई मैंने क्या क्या किया था सो दैट मेरा प्रमोशन हुआ। और तो वो सारी चीजें वो बंदा फिर से कंटिन्यूअसली करेगा सो दैट उसको फ्यूचर में और अच्छा और बेहतर प्रमोशन मिलता रहे। सो वंस अगेन क्या है ये थियरी के अंदर इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेंसी, कि भाई आप क्या सोचते हो और उस हिसाब से चीजें होती है या नहीं होती है, वो चीज डिटरमाइन करेगी कि भाई आप सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे या नहीं होंगे, आपकी एफर्ट्स इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो मैनेजर के रूप में एज पर दिस थियरी आप कैसे लोगों को मोटिवेट करोगे? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द क्रक्स, व्हाट इज द क्रक्स? अगर ये थियरी के बेसिस पे किसी को मोटिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी, एनीवन? समझ में आया थियरी क्या है? ओके, तो क्या बोला मैंने एज पर दिस थियरीज, क्रक्स क्या है? एक्सपेक्टेंसी। थियरी का नाम ही है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। तो बीइंग अ वन इंडिविजुअल वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई उसकी जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स क्या आउटपुट लेके आएगी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, वो उस हिसाब से होता है या नहीं होता है, वो चीज डिटरमाइन करती है कि भाई वो सेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा या नहीं होगा। तो बीइंग अ मैनेजर्स, अगर ये थियरी के बेसिस पे मेरे को लोगों को मोटिवेट करना है तो मेरे को क्या ध्यान में रखना है, लोगों की एक्सपेक्टेंसी, कि भाई मेरे जो एम्प्लॉयज है उनकी सोच क्या है, वो क्या देखते हैं। और इट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी कि भाई ये तो नॉर्मल चीजें है कि भाई अगर बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है, तो वो मेरे को देखना है कि वर्क प्लेस पे कौन सा बंदा कितना परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वहां पे कोई बायसनेस, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पावर एंड पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाएगा और लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको उस हिसाब से बेनिफिट मिलना चाहिए, उस हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए। तो वहां पे प्रमोशन के अंदर कोई फिर क्या है भाई भतीजावाद नहीं आना चाहिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए, पॉलिसीज जो है वो क्लैरिफाइड होनी चाहिए, उसी हिसाब से सब आउटपुट होना चाहिए, तभी आपके एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे और वो और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज अबाउट द ग्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी।